नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 10वीं हिंदी के लिए यहाँ पर एक रिवीजन वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें पहले पढ़ाए गए सभी पाठों पर ध्यान दिया गया है, उन्हें कुछ संक्षिप्त में समझाया गया है और उसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया है। उम्मीद है यह आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। अब हम अपनी अगली स्लाइड की ओर चल रहे हैं। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम, यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए। विषय हिंदी और टॉपिक है ग्रामर। तो सबसे पहले हम समास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। समास किसे कहते हैं? तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को, जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है तो वह समास कहलाता है। और समास के 6 भेद होते हैं, उसमें से हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास देख रहे हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और उसका ही अर्थ मुख्य होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो हम अगला स्लाइड देखते हैं जहां पर बताया गया है अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल किसी का प्रभाव न पड़े, जो अपरिवर्तित रहे, वह अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जिस पर लिंग, वचन, काल किसी का प्रभाव न पड़े, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और यहाँ पर हमने उदाहरण देखे हैं अव्ययी भाव समास के, जैसे आजन्म अर्थात जन्म से लेकर। यहाँ पर इसका प्रथम पद आ, यह अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण है यथा मति, यहाँ यथा अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका विग्रह हुआ मति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन इसका विग्रह कहलाएगा। अगला उदाहरण है यथा शक्ति, यहाँ पर भी यथा यह अव्यय है और शक्ति शब्द है, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। समास बना यथाशक्ति एवं विग्रह हुआ शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर इस 5 उदाहरण हमने देखे। अगला समास हमारा है द्विगु समास। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, आप ध्यान दें, जहां पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद समूह बोधक होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। इसके इस प्रकार उदाहरण है। सबसे पहला है पंचरत्न। यहाँ पर पहला पद पंच अर्थात 5 दृष्टिगत हो रहा है, इसका विग्रह है 5 रत्नों का समूह। दूसरा उदाहरण पंजाब, इसमें विग्रह होगा 5 और 5 आबों का समूह। यहाँ पर इसका भी प्रथम पद 5 है। तीसरा चौमासा, 4 महीनों का समूह। सतसई, 702 का समूह। पांचवा उदाहरण है त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों में आपने देखा इनका प्रथम पद संख्यावाची है और यह संपूर्ण समास एक समूह का, समाहार का बोध करा रहा है। इन विग्रह को आप इस तरह भी कर सकते हैं। अंतिम देख लेते हैं, जैसे त्रिलोक, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लोकों का समाहार। द्वंद्व समास, हम तीसरे समास द्वंद्व समास पर आ चुके हैं और इसकी परिभाषा इस प्रकार है। यह काफी सरल है। इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं और समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह आप और अच्छे से समझेंगे जब हम उदाहरण देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है दाल चावल, इसके बीच में जो यह छोटा सा डैश लगा है, यह योजक कहलाता है। और जब इसका विग्रह किया तो यह बना दाल और चावल। यहाँ पर और इस योजक शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है सुख दुख, सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण है जो आप देख सकते हैं। अब हम चौथे समास कर्मधारय समास पर आ चुके हैं, जिसमें
मुख्यतः दो बिंदु शामिल किए गए हैं। पहला है विशेषण विशेष्य के आधार पर और दूसरा उपमान उपमेय के आधार पर। हम इनके उदाहरण के साथ देख लेते हैं कि इन बिंदुओं को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पहला यहाँ पर इन्होंने लिया है उपमान उपमेय के आधार पर। इसमें उदाहरण है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। यहाँ चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है, क्योंकि मुख हमारे सामने उपस्थित है, हमें उसकी तुलना करनी है। वह इतना सुंदर है जितना कि चंद्रमा, तो चंद्रमा की कल्पना की गई है, तो चंद्रमा उपमान हुआ। और किसके लिए की गई है कल्पना? मुख के लिए, तो मुख यहाँ पर उपमेय हुआ। इसी का दूसरा उदाहरण है चरण कमल, कमल के समान चरण। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कमल उपमान है, क्योंकि उसकी उपमा दी गई है, उसकी उपाधि दी गई है और चरण को सुंदर बताया गया है, तो चरण यहाँ पर उपमेय है। इसको याद रखने का एक और तरीका है, हम देखेंगे कि विग्रह करने पर इसके मध्य में के समान आता है, तो इस प्रकार यह कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। यहाँ पर इसके और भी उदाहरण है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। लेकिन काली मिर्च यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है, क्योंकि मिर्च यहाँ पर विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुई है और काला होना उसका विशेषण है। विशेषण अर्थात उसकी विशेषता बताई जा रही है। मिर्च संज्ञा है और उस संज्ञा की खासियत है कि वह कैसी है? काली है, तो काला होना उसका विशेषण है और मिर्च वह विशेष्य है। तो इस प्रकार विशेषण विशेष्य संबंध होने के कारण यह भी कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। इसी स्लाइड में हम देख सकते हैं नीला है जो आसमान, तो यहाँ पर आसमान नाउन है, इसकी खासियत बताई गई है, वह कैसा है? नीला। तो नीला होना यहाँ पर उसकी विशेषण, उसके विशेषण के रूप में है। इसी प्रकार लाल भी यहाँ पर विशेषण है और टोपी विशेष्य है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास हुआ। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद दोनों में से कोई भी मुख्य न हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं मुरलीधर, इसका विग्रह हुआ, मुरली को धारण किया है जिसने, तो इस संपूर्ण विग्रह में इसका अभिप्राय नहीं निकल रहा है। हमने इसे एक अलग ही कल्पना के द्वारा समझा है कि वो कौन है जिन्होंने मुरली को धारण किया है, और वे हैं श्री कृष्ण। इसका अन्य पद प्रधान हुआ और इसी कारण यह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर भी शिव हमने कल्पना करके पाया है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तत्पुरुष समास की खासियत है कि यह कारक चिन्हों पर निर्भर करता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक एवं अधिकरण कारक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी विग्रह हैं इस समास में, सभी में कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। विद्यालय, तो इसका विग्रह हुआ है विद्या के लिए आलय, के लिए कारक चिन्ह है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर के का यह भी कारक चिन्ह है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा, यहाँ पर से यह कारक चिन्ह है। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, यह भी कारक चिन्ह है। इस प्रकार कारक चिन्हों के प्रयोग होने के कारण, विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो यह तत्पुरुष समास कहलाएगा। और जब समास बनाते हैं तो इन्हीं कारक चिन्हों का लोप होता है। शब्द एवं पद, समास हमने पढ़ लिए हैं, अवश्य संक्षिप्त रूप में पढ़े हैं, लेकिन अब हम यहाँ शब्द एवं पद के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यह आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं।
हम वर्ण सभी जानते हैं, जैसे क ख ग घ च छ ज झ, ये सारे वर्ण हैं। और जब इन वर्णों को हम एक मीनिंगफुल सार्थक रूप से मिलाते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क ल म इन 3 वर्णों को मिलाया तो यह एक शब्द बना। अगर हम बोलते म क ल मकल, इसका कोई अभिप्राय नहीं निकल रहा है तो मिलने पर भी यह शब्द नहीं कहलाता। पनघट, इन चारों वर्णों को मिलने पर भी अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह शब्द कहलाएगा। यहाँ पर हम शब्द एवं पद का एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहले एक वाक्य है, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं। तो इसमें यहाँ कक्षा या विद्यार्थी अब शब्द न होकर के पद कहलाएंगे। पद क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वे शब्द स्वतंत्र रूप से न लिखे होकर अब एक वाक्य के रूप में लिखे गए हैं। तो पद की परिभाषा यह हुई कि जब शब्द स्वतंत्र न रहकर वाक्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे इस उदाहरण में कक्षा यह भी एक पद है, विद्यार्थी भी पद है, बैठे हैं यह भी एक पद है। अगर इन्हें हम वाक्य में न लिखें तो यह शब्द कहलाएंगे। अगर हम कक्षा, विद्यार्थी, पुस्तक, तालाब, कमल, कलम आदि स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो वे शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हम शब्द से प्रारंभ कर रहे हैं। किताब, दरवाजा, शहर, राहगीर, मेला, ये सभी शब्द हैं। इनको हम स्वतंत्र रूप से होने के कारण शब्द कह रहे हैं। लेकिन वाक्य बना, आज शहर में मेला लगा है, तो यहाँ पर इन सभी शब्दों का प्रयोग होने पर चूंकि वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं इसलिए यह पद कहलाएंगे। अब हम सारी अपनी व्याख्या कर चुके हैं, तो अब हम अपने क्वेश्चन पेपर पर बढ़ते हैं ताकि हम देख सकें हमने क्या समझा है और यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। सबसे पहला, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? आप स्वयं उत्तर देंगे। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या कहलाता है? और तीसरा प्रश्न है, पद को उदाहरण सहित समझाइए। यह था शब्द पद पर आधारित प्रश्न। अब हम समास पर आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं। जैसा निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? पहला गृह आगत, आचार, कुशल एवं चौथा है प्रतिदिन। अब अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? आपको समय लगाकर छांटना है। पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा, इन चारों में से द्वंद्व समास का उदाहरण आपको ही देखना है। यहाँ पर इसी प्रकार प्रश्न आगे है, रसोई घर, इसमें कौन सा समास बना है? आप इसका विग्रह भी करेंगे और समास का नाम भी देखेंगे। दूध रोटी, कौन सा समास है और इसका विग्रह भी क्या होगा? देश सेवा, इसमें भी कौन सा समास है और विग्रह क्या होगा? अब यहाँ पर हमने एक और प्रश्न शामिल किया है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या हम संक्षिप्तकरण कहते हैं या विस्तार करना, विग्रह करना या विच्छेद करना? तो यह अब आपके ऊपर है, अपने ज्ञान का प्रयोग करें और इन प्रश्नों को हल करें। मैं पूरी तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो